नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 6 जनवरी का। और पीसीएस वाले करंट अफेयर्स में 6 जनवरी में जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, जो पीसीएस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ना सिर्फ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि उनको हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहली खबर जो है वो है इंडिया के जो टीएस त्रिमूर्ति साहब हैं, ये इनको यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी ने हेड बनाया है, चेयर कर रहे हैं ये। अब इसके 2-3 सवाल बनेंगे। देखिए यहां पर आपको 2-3 शब्द देखने को मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है आपको यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन जो है हिंदुस्तान की तरफ से वो यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी के हेड होंगे। अगर सवाल इस तरह से आता है पीसीएस में, डायरेक्ट सवाल आता है, तो आप लिख दोगे भाई टीएस त्रिमूर्ति साहब हैं ये। ठीक है, ये टीएस त्रिमूर्ति साहब हैं, आप इनका नाम लिख देंगे। ठीक है, अब एक शब्द यहां पर आ रहा है, बल्कि 2 शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और दूसरा आपका आ रहा है, वो आ रहा है काउंटर टेररिज्म। ये 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक है यूनाइटेड नेशन और दूसरा आता है काउंटर टेररिज्म। तो एक सवाल तो भी हमने पढ़ लिया कि टीएस त्रिमूर्ति साहब के बारे में अगर डायरेक्ट सवाल आता है तो कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुसता है और वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में सवाल पूछता है आपसे, या काउंटर टेररिज्म के बारे में सवाल पूछता है, तो भी आप सही कर पाओ। इसके लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन पहले इसको तो समझते हैं कि जो टीएस त्रिमूर्ति साहब हैं वो नए चेयरमैन हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। और जो ये कमेटी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है, ये 2001 में जो अटैक हुआ था, जिसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद से ये महसूस किया गया कि टेररिज्म जो है ये बहुत बड़ा खतरा है, ग्लोबल खतरा है, और इसको मिलकर ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब मिलने की बात होती है तो यूनाइटेड नेशन से बड़ा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर सभी देश मिलकर बात रखते हैं। यूनाइटेड नेशन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई। ठीक है, तो काफ़ी इसका रोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% इसका रोल बहुत इफेक्टिव रहा है, लेकिन जो भी इसके बाद लिमिटेड संसाधन हैं उसने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सुधारा जा सकता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब कभी यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए बस स्टार्ट करने दोस्तों, एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 के लिए। इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा, वीडियोस पीडीएफ टेस्ट इसमें आपको मिल जाती है। फीस बहुत ही लिमिटेड है, मात्र 3,999 रुपये, और आप 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। खैर चलिए, देखिए यूनाइटेड नेशन ना कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक तो ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में, इसकी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी हैं जो स्पेशलिस्ट ब्रांचेस हैं जो अपना काम करती हैं। इसमें देखिए एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अब ये चूंकि कोरोना काल का समय चल रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको इसमें हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। ठीक है, कई आपका इसमें जो इनका जो चेयरमैन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपका यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया कई बार। तो UNIDO है। ठीक है, आपका IMF है, ये IMF है, इसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन रही हैं, या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है। मैंने इसमें वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें IMF किस तरह से पैसे देता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। आजकल पाकिस्तान और IMF काफ़ी चर्चा में है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पे है, वहाँ पर IMF के साथ एक डील चल रही है। अगर वो डील फाइनल नहीं होती है तो पाकिस्तान को बहुत दिक्कत आ सकती है। तो किस तरह से IMF पाकिस्तान को बचा सकता है, ये उस वीडियो में मैंने बताया था। फिर UNHCR है आपका रिफ्यूजी के लिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद
और अफगानिस्तान का मैटर और मिडिल ईस्ट के मैटर के बाद ये जो रिफ्यूजी वाली समस्या है ये काफ़ी बढ़ गई है। और आपका मेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये रिफ्यूजी वाली समस्या पे आपको सवाल मिलते ही मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रिफ्यूजी जो मिडिल ईस्ट से निकलकर, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये लोग निकलकर यूरोप भागे, यूरोप गए हैं। और यूरोप में जाने के बाद वहाँ पर अपने आप में एक बड़ी समस्या उन्होंने पैदा कर दी। वहाँ पर उन्होंने एथनिक जो प्रॉब्लम होती है वो हो गई है, वहाँ पर टेररिज्म बढ़ गया। अब ये लोग पहुँचे, एक तो उनको समस्या है इन लोगों को, लेकिन इन लोगों के पहुँचने के कारण जो वहाँ के लोकल पब्लिक है, जो पहले से रह रहे हैं, जो जिनका कंट्री है, मतलब जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ के लोकल लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो भी एक कंसर्न का विषय रहता है। तो इस पर काफ़ी सवाल बनते हैं, मेंस को लेकर सवाल बन जाते हैं, मेंस को लेकर। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जो पढ़ना है थोड़ा खुले दिमाग से पढ़ना है। अगर आपको पीसीएस बनना है, आप इसको फैक्चुअल चीज़ों के साथ ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ सवाल फैक्चुअल आएंगे, बट बहुत सारी चीज़ें आपको उन फैक्ट्स के साथ जोड़ के पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका करंट अफेयर्स पूरा मुकम्मल होगा। ठीक है, UNIDR है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम समय समय पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यूएन की बात करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन में आपका एक जनरल असेंबली होता है। ठीक है, जनरल असेंबली होता है और इसके 2-3 पार्ट है। एक तो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट का काम कुछ नहीं होता, ये तो जो ऑफिस वर्क है उनके बारे में। देखिए, यूनाइटेड नेशन के ऊपर ना सवाल कई तरह के आते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जनरल असेंबली यहाँ पर सभी जितनी कंट्रीज हैं सब यहाँ बैठ के डिस्कशन करती हैं। UNGA कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? UNGA, इसको UNGA कहते हैं। यहाँ पर सब मीटिंग होगी, यहाँ पर सब डिस्कशन होगा, सब पूरे सभी कंट्रीज यहाँ पर बैठते हैं। इनका एक सेक्रेटरीट है, सचिवालय है। सचिवालय का काम क्या है? जो भी ऑफिस वर्क है वो देखते हैं। फिर आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ। ये जहाँ पर कभी भी 2 कंट्रीज के बीच में मसला कभी भी आएगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर आप वहाँ पर कर सकते हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान के मैटर जो है वो ICJ में गया था, जब जाधव जो इंडिया का एक नागरिक है वो पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था, तो उसको बाद ICJ में केस गया था और इंडिया ने वहाँ पर कुलभूषण जाधव इसके ऊपर मैटर है। इंडिया पाकिस्तान का फैसला वहाँ पे हुआ और इंडिया की तरफ से हरीश साल्वे साहब ने केस लड़ा और काफ़ी सफलता वहाँ पे हासिल की थी उन्होंने। फिर आपका जो मेन आता है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के साथ क्या है, देखिए क्या है, इसमें 5 कंट्रीज जो हैं वो वीटो वाली कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज ऐसी होती हैं जो 2 साल के लिए आपके टेम्परेरी मेंबर बनती हैं। और इस साल इंडिया जो है 10 मेंबरों में है। इंडिया 5 परमानेंट मेंबर्स पे नहीं है जिनके पास वीटो पावर है, लेकिन 10 लोगों के अंदर है जो कि पहली बार नहीं, मतलब इस बार टेम्परेरी रूप से 2 साल के काम के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में आया है। ये समझ लीजिए कि एक तरह से जो भी मिलिट्री हो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का जो भी विंग है वो UNSC देखता है। इसको बोलते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अच्छा, फिर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये इनका भी अपना मतलब भर का रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई UN क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। मोटा मोटा हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की है। डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हैं, या जब भविष्य में कभी मैं UN के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो उसको हम समझ लेंगे। लेकिन हाँ, UN बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर सवाल प्री या मेंस में पूछे ही जाते रहते हैं, तो उसको कवर जरूर कीजिएगा। बाकी जैसे मैंने कहा था कि दूसरा टॉपिक था वो एंटी टेररिस्ट एक्ट जो थे। एंटी टेररिस्ट, देखिए सवाल क्या था कि त्रिमूर्ति साहब जो हैं वो UN के काउंटर टेररिज्म का जो काउंसिल है उसकी अध्यक्षता करेंगे। हमने त्रिमूर्ति साहब के बारे में पढ़ लिया, हमने UN के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं। काउंटर टेररिज्म की बात करने में हम बात करते हैं इंडिया में कौन कौन से कानून ऐसे आए हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो टेररिज्म से ग्रसित रहा है और समय समय पर अलग अलग कानून बने हैं जो कि टेररिज्म को रोकते हैं, टेररिज्म को रोकने के लिए बनाए गए हैं इंडिया ने। एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं, थोड़े फैक्चुअल होते हैं,
समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, इंडिया में जो एक कानून बनाया गया वो था टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं टाडा। क्या बोलते हैं? टाडा। टाडा शब्द बहुत फेमस रहा, बहुत फेमस टाडा शब्द रहा। ठीक है, पिक्चरें तक बन गई इसके ऊपर। तो टाडा के ऊपर इस नाम से आते हैं टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव प्रिवेंटिव एक्ट, जो कि 1985 में, ये अब याद रखिएगा 1985। कई बार पीसीएस में हमसे ईयर पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आया और बाद में ये मॉडिफाइड भी हुआ 1987 में। तो लेकिन आप 85 को याद रखिएगा। टाडा जो है 1985 में आया। क्यों आया? पंजाब में इंसर्जेंसी आई। पंजाब में इंसर्जेंसी, पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बहुत सारा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तानी मूवमेंट को मिला, और फिर जब पाकिस्तान ने इंडिया के पंजाब को बहुत परेशान किया, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ऐसी और एक कानून चाहिए था जो कि पुलिस विभाग या जो पैरामिलिट्री है उसको अपने एक्शन करने में हेल्प कर सके। पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड पावर होती है। किसी आदमी को पकड़ना, कस्टडी में रखना, सर्च वारंट जैसी चीज़ों के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप टेररिज्म को आप काउंटर कर रहे होते हैं, टेररिज्म को रोक रहे होते हैं, तो हमें एक ऐसे कानून की जरूरत पड़ती है जो हमारा समय, हमारा रिएक्शन टाइम को कम करे, हमें ज़्यादा पावर दे, यानी हमें मतलब पुलिस को ज़्यादा पावर दे। ठीक है, तो उसी के लिए बिहाफ पे जब पंजाब में मिलिटेंसी आती है तो टाडा को लाया जाता है, और टाडा को इसको इंप्लीमेंट किया जाता है पूरे, अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अब क्या आता है। लेकिन टाडा के साथ समस्या क्या थी कि टाडा माना गया कि ये बहुत ज़्यादा अत्याचार भी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिलिटेंसी को काउंटर कर रहा है, बट इसकी आड़ में पुलिस जो है वो मनमाने ढंग से काम कर रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए या उसकी कमी को दूर करने के लिए आपका एक जो आया वो 2001 में आता है, जिसको हम बोलते हैं पोटो। क्या बोलते हैं? पोटो, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो, जो 2001 में आया। ठीक है, और ये जो आया, ये आया पार्लियामेंट का जो अटैक हुआ था, पार्लियामेंट का जो अटैक हुआ था उसको काउंटर करने के लिए, उसके बिहाफ में कि भाई ठीक है, टाडा ने तो चलो ठीक है किया था, उसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो उसके बाद पोटो डाला गया, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही थी। तो उसको और मजबूत करने के लिए, टेररिज्म से और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए 2002 में आता है आपका पोटा। क्या आता है? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 पोटा आता है। तो अभी फिलहाल ये पोटा ही चल रहा है। ठीक है, अब ये तो कानून हो गए हमारे टाडा, पोटो, पोटा। ठीक है, पोटा चल रहा है आजकल। अब आता है आपका कि कौन सी एजेंसी है हिंदुस्तान की, जो टॉप एजेंसी जो कि टेररिज्म को काउंटर करती है, तो वो है आपकी एनआईए। कौन है? एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, एनआईए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेररिज्म के साथ क्या होता है कि टेररिज्म, अब हमारा देश तो देखिए स्टेट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। अब यहां पे किसी ने एक्टिविटी की, आतंकवादी यहां जाके छुप गए, एक स्टेट में एक्टिविटी की, दूसरे स्टेट में जाके छुप गए, तो अब यहां की पुलिस यहां ढूंढ रही है, लेकिन इस दो स्टेट की पुलिसों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेंटर अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, सेंटर की एजेंसीज में और स्टेट पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऐसे में टेररिज्म को रोकना, और मॉडर्न टाइम में जहां पर इंटरनेट का इतना इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिकेशन का इतना इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर इस मिसमैनेजमेंट तरीके से आप टेररिज्म को रोक नहीं सकते, हादसे होने से रोक नहीं सकते हैं। तो इसको देखते हुए जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ तो ये फैसला किया गया कि भाई ये तो बहुत दिक्कत की बात है, जो 26/11 का अटैक हुआ, तो ये फैसला किया गया कि हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो कि सभी स्टेट्स को कोऑर्डिनेट तरीके से कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके, कि एक एजेंसी जो हो सेंटर की हो और वो सभी स्टेट्स में जाके काम कर सके और उनको दिक्कत ना आए। इसके लिए हमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की हम लोगों ने स्थापना की। और इसमें देखिए एक बड़ी खासियत ये थी कि इसके अंदर
आप अलग अलग स्टेट्स में जाके काम कर सकते थे, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो सेंटर से आ जाता था, तो कोऑर्डिनेशन बहुत तेज हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये एनआई है इसके अंदर। अब इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि एनआई जैसी एजेंसी नो डाउट काउंटर टेररिज्म को कंट्रोल करती हैं, बट एक समस्या पैदा करती हैं, वो स्टेट की पावर को भी कम कर देती हैं, स्टेट की पावर को वो लिमिटेड कर देती हैं। अब भाई स्टेट जो है वो कहता है कि भाई हमारा देश जो है फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है, कि कुछ पावर जो होंगी सेंटर के पास होंगी, कुछ पावर जो स्टेट के पास होंगी, ठीक है। लेकिन जब एनआई एजेंसी आती है जो स्टेट की पावर कम कर देती है और सेंटर करती है, तो वहां पर समस्या आती है, वहां पर जो उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसे केस ले लेते हैं, आजकल मोदी जी में और ममता बनर्जी में थोड़ा सा खटपट चल रही है। अब मोदी जी ने कोई मान लीजिए कुछ एक्टिविटी ली एनआई के माध्यम से और वो वेस्ट बंगाल गए, तो वेस्ट बंगाल की पुलिस उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो वो कहते हैं कि आप हमारे जो जुरिसडिक्शन में आकर आप काम नहीं कर सकते, कि हमारा कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारा काम है। लेकिन एनआई जब आती है तो उनको मजबूरी में आकर उनको हटना पड़ता है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज रहती हैं, सेंट्रल स्टेट की कंट्रोवर्सी रहती हैं। स्टेट को लगता है कि हमारी पावर कम की जा रही है, सेंटर को मजबूत किया जा रहा है, ये सब कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहते हैं। खैर चलिए, उसको हम बाद में देखेंगे और देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया जो कि स्मोक फ्री है। पहला राज्य बन गया जो कि स्मोक फ्री है, स्मोक फ्री राज्य बन गया, ठीक है। क्या मतलब इसका स्मोक फ्री राज्य? अब यहां से कई सवाल बनते हैं। पहला सवाल देखिए यही बनता है, जो फैक्चुअल सवाल बनेगा कि भैया हिंदुस्तान में कौन सा एलपीजी एनेबल्ड, मतलब एलपीजी के साथ और स्मोक फ्री राज्य बन गया, वो बना हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, इसका स्टेट डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ देखी गई है। तो पहला सवाल क्या बनेगा कि भाई एलपीजी एनेबल्ड यानी कि एलपीजी को यूज़ करने के लिए और स्मोक फ्री इंडियन स्टेट कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश। पहला सवाल तो यही बन जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा डीप में जाता है, हिमाचल के बारे में पूछता है, स्मोक के बारे में पूछता है, ठीक है, एलपीजी के बारे में पूछता है, तो भी आप इसका जवाब दे पाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। हम यहाँ बस एक बार रिवाइज करेंगे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला समझते हैं, जो ये हिमाचल प्रदेश बना एलपीजी में नंबर 1, इसमें सरकार की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका बहुत बड़ा रोल है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का, ठीक है। उज्ज्वला के बारे में सवाल पूछा चुका है, अब शायद ना पूछा जा सके, लेकिन उज्ज्वला कर रहा है। अब जो स्मोक है ये अपने आप बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है भाई, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आदमी जब सांस के माध्यम से शरीर के अंदर लेगा तो लंग्स चोक हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दिक्कत है। स्मोक, कौन? स्मोक, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। स्मोक से बहुत कभी किसी बिल्डिंग में जब आग लगती है तो लोग जलने से कम मरते हैं, बट धुएं को इनहेल अंदर ले जाने से कारण इनका जो लंग्स होते हैं वो चोक कर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्मोक बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी स्मोक में वैसे तो कई सारी गैसें होती हैं, पर इसमें 2-3 गैसें बड़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, फिर CO2, ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकुलेट PM मैटर्स होते हैं। तो ये खास होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे और गैसेस भी होती हैं जिसमें एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड्स है, एसिड गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, PAHS, ये इंपॉर्टेंट है, बेंजीन है, टॉलिन है, ये सब भी गैस में स्मोक में रहते हैं। बट थोड़ा सा हम यहाँ पर चीज़ों को लिमिटेड करेंगे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या फ़र्क है? देखिए, जब भी कार्बन का कंबशन यानी कि जलना ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में होगा, यानी कि ऑक्सीजन, वैसे कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, लेकिन मान लेते हैं कि कहीं पर ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की एक ही एटम लग रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है 2 एटम होते हैं। वैसे तो दोनों गैसें खतरनाक है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी खतरनाक नहीं। ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, इसके अपने
मसले मसाइल हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का असर तुरंत दिखता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कि वो सूरज की रोशनी जब भी पृथ्वी पर पड़ती है तो ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट वेव्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो जो सूरज की रोशनी होती है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में रह जाती है और यहाँ के टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए बोलते हैं कि भाई हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का मसला कुछ और है। क्या मसला है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मसला ये है, देखिए कि जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, अब कब होता है, लेट्स सपोज किसी इंसान ने सर्दियों में, से आजकल सर्दियाँ पड़ी हैं, अंगीठी जलाई, कोयला जलाया और ठंड उसे बहुत लग रही है, उसने खिड़की दरवाजे सब बंद किए और सो गया। अब जो अंगीठी है या जो कोयला है वो कमरे में ही है और उसे दरवाजे खिड़की बंद करके सो गया। अब क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है वो बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद है। बाहर न जाने के कारण वो कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान इनहेल कर लेता है। क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो इनहेल कर लेगा, अंदर ले लेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ साथ अंदर जाती है तो क्या होता है, ये जो है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो ये हेमे क्या मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है वो एटम जो है बैठता है। वही देखिए ब्लड में हमारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक आयरन का एटम होता है, ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है। तो आयरन क्या करता है, वो कैरियर होता है, वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आ जाता है, इसमें और ऑक्सीजन एटम के अंदर कंपटीशन हो जाता है कि भाई वो कौन जो है वो आयरन की सवारी करेगा। क्योंकि आयरन जो काम है, आयरन का जो काम है वो कैरियर का काम है, वो शरीर में हर जगह पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, वो कहता है मैं जाऊंगा, कहता है मैं जाऊंगा। तो कुछ चीज़ में ऑक्सीजन जाता है और कुछ आयरन एटम के साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति को सफोकेशन होता है, चक्कर आता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। सवाल आपसे पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे खतरनाक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर में जाएगा तो हीमोग्लोबिन एटम के साथ वो अटैच हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाती है और व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का फॉर्म है। कई बार तो सवाल यही पूछा गया है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, गैस को हाई प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर में रखा जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। किस में आ जाती है, लिक्विड में। गैस को जब हम प्रेशर में दबाएंगे तो ये लिक्विफाइड हो जाती है, ये लिक्विड रूप में आ जाती है हल्की, ठीक है। और जैसे ही नोजल खोलते हैं तो धीरे धीरे गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर जाती है और गैस ऊपर आती है, ठीक है। तो एलपीजी है। अच्छा, अब एलपीजी का में एक जो सवाल कई बार पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में कई बार पूछा भी गया है, वो ये है कि भाई एलपीजी कहते तो हैं कि इसमें स्मेल नहीं आती है, आप इसे खोल दो आप सूंघ नहीं पाओगे, स्मेल है ही नहीं, स्मेल लेस गैस है। तो अब ऐसी गैस के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो बहुत ही ज़्यादा ये ज्वलनशील है, अगर एटमॉस्फेयर में होगी और हमें पता नहीं है, हमने माचिस जलाई, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस स्मेल लेस गैस के साथ काम करने के लिए हमें थोड़ा रिस्क होता है। तो हमने क्या किया कि इसमें एक गैस और मिलाई जो एलपीजी की स्मेल का काम करती है। उसकी एक स्मेल है जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टेन। क्या नाम है, इथाइल मरकैप्टेन। ये गैस कई बार सवाल पूछा गया है। ये गैस एलपीजी में मिक्स होती है और जब एलपीजी लीक होता है तो यही गैस जो है हमारे नाक में जाती है और हम महसूस कर पाते हैं कि एलपीजी की गैस है। इथाइल मरकैप्टेन जो गैस है वही एलपीजी की गैस है। ये लीक को पता लगाने के लिए होती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा,
क्योंकि प्रोपेन गैस जो होती है उसको स्मेल देने के लिए होता है ये। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आज सवाल आता है कि भाई जो एक गैस और आती है वो है CNG, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दो अलग अलग गैसेज हैं, ठीक है। अब ये जो CNG गैस है, ये थोड़ा सा CNG जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तभी आप देखिए दिल्ली में आज से 20 साल पहले CNG ऑटो चलना स्टार्ट हो गई थी। क्यों? दिल्ली में बहुत ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी चलती थी तो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ती थी, इसके कारण दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस चीज़ को कम करने के लिए CNG ऑटो चलाई गई, गाड़ी चलाई गई, क्योंकि CNG जो है वो ग्रीन हाउस गैस यानी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम रिलीज करती है, जबकि LPG जो है वो ज़्यादा रिलीज करती है, ठीक है। अच्छा, अब CNG जो है वो क्विकली डिसिपेट हो जाती है, बल्कि LPG जो है वो ग्राउंड में सेटल हो जाती है। क्या मतलब है? जैसे ही LPG गैस लीक हुई, ये नीचे बैठना शुरू हो जाती है, नीचे रहेगी, नीचे रहेगी, रिस्क रहेगा। लेकिन CNG जैसे ही रिलीज होती है, लीक होती है, ये हवा में उड़ जाती है। तो थोड़ा सा इससे रिस्क फैक्टर कम है, इसीलिए हमने CNG पे हाथ से बहुत कम सुने हुए हैं। CNG हमने हाथ से कम सुने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और आता है कि स्मोक और स्मॉक का आता है। क्या है ये स्मोक और स्मॉक का? देखिए, ये एनवायरनमेंट का सवाल है। जब भी स्मोक ठीक है, जब भी स्मोक है फॉग से मिलेगा, जब स्मोक फॉग से मिलेगा तो स्मॉक बनाएगा। ये अर्ली 20th सेंचुरी में इस टर्म को दिया गया, स्मॉग दिया गया, जब स्मोक, क्योंकि इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ यूरोप के अंदर, और उस यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज के कारण धुआं निकलता था। जब वो धुआं निकलता था और सर्दी का दिन आता था, तो सर्दी में हमें होती है फॉग रहती है, और उस फॉग में जाकर ये धुआं जाके मिल जाता था। सर्दी के अंदर जो फॉग आती थी उसमें जाके ये धुआं जो इंडस्ट्री से निकल रहा होता था, गाड़ियों से निकल रहा होता था, वो जाके चलाता था। तो इस तरह का कुछ मैटर क्रिएट हो जाता था, स्मॉग बन जाता था। तो उसको हम बोलते हैं स्मॉग, जो कि सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि when certain gases in the air react to the sunlight, it can create thing brownish haze called petrochemical smog, ठीक है। अच्छा, इसमें हेल्थ ब्रीथिंग ट्रबल होता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, गले में दिक्कत आती है, आंखों में जलन होती है। ये जो है ये स्मॉग की दिक्कतें हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसलिए कारण जो सर्दियाँ आती हैं उसमें दिल्ली में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। या पराली जो जलाई जाती है, अब पराली जलाई हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में जल के आए, धुआं आते जैसे ही दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में ठंड हो रही है, ये जो धुआं है जाकर उस फॉग से मिल जाएगा और स्मॉग क्रिएट कर देगा, और स्मॉग से सांस लेने में दिक्कत आएगी, आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए पराली के ऊपर काम चल रहा है, बोला जा रहा है पराली को जलाया ना जाए, उसके अलग तरीके से सॉल्व किया जाए। अब बात चूंकि हिमाचल की हो रही थी, तो हिमाचल को हम एक और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, अब हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हिमाचल में कुछ पासेस हैं, दर्रे हैं। क्या दर्रे हैं? ये पासेस कौन कौन से हैं? हमने कल जम्मू कश्मीर के पासेस को पढ़ा था, आज हम हिमाचल के पासेस को पढ़ेंगे। इसमें एक है रोहतांग पास है, ठीक है, ये है रोहतांग पास। एक है बारालाचा पास, ठीक है, शिपकिला पास और है देपसा पास। ये चारों पासेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछे जाते हैं। आपको पासेस के ऊपर एक सवाल पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर पास होते हैं, पासेस कुछ ऐसे होते हैं। देखिए ये आपका पहाड़ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कभी कभी नेचुरल तरीके से जाना दिक्कत हो जाती है, तो पहाड़ से निकल रहा है, तो कभी कभी ये रास्ता अपने नेचुरल बन जाता है, तो इसको हम पासेस बोलते हैं। ये पासेस बन जाता है, ये दर्रे हैं, यहाँ से नदी भी जा रही होती है या आदमी भी ट्रैवल कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। हिमाचल की बात कर रहे हैं तो कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ब्लर हो रही है, नेशनल पार्क की बात करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में सवाल आता है आपको, ठीक है। क्या है नेशनल पार्क? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
कई बार पूछा जाएगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली। और क्या है? 5 पार्क हैं, खेर गंगा नेशनल पार्क, और इंदिरा किला नेशनल पार्क, और शिम्बा बारा नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खेर गंगा नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क और शिम्बा बारा नेशनल पार्क, ये आपको याद करने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि भाई एक कंपनी है एजूर पावर प्रोजेक्ट ने राजस्थान के अंदर लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट लगाया। यानी कि राजस्थान में सोलर पैनल लगाए गए, एक ही साइट पे बहुत सारे पैनल लगाए गए, जो हिंदुस्तान के उसमें लार्जेस्ट है ये सिंगल साइट, यानी एक ही साइट में पावर प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, ये है इसमें कौन सी कंपनी है? एजूर पावर है, और कितना है? 600 मेगावाट लगाया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो आप यूज़ करते हैं पावर सोलर पैनल के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, ठीक है, तो इसमें गैलियम जो होता है वो होता है, ये एलिमेंट आपका इस्तेमाल होता है, गैलियम। सवाल पूछा गया आपको। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो ये गैलियम से सूरज की रोशनी के माध्यम से लाइट बनती है, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी फोटो वोल्टेक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फोटो वोल्टेक इफेक्ट। ठीक है, और इसमें जो हमारे आइंस्टीन साहब हैं, इनको नोबेल मिला था इनको। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था इस पे कब, और कई बार पूछा गया है। आइंस्टीन साहब ने 1904 में पेपर रिलीज किया था, और उस पेपर में 2 चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात किया था, जिसमें कि सूरज की रोशनी से किस तरह लाइट बनेगी, और दूसरा उन्हें E = mc², इसके ऊपर बात की थी। इसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि एक ही पेपर में 2 बातें बोली थी। एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे कि सूरज की रोशनी से हम लाइट बनाते हैं, और दूसरा बोला था E = mc², यानी कि थ्योरी रिलेटिविटी। तो जो उनको 1921 में नोबेल मिला है, वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला है। ये सवाल PCS में वनडे एग्जाम पूछा आता है। उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे इनको नोबेल नहीं मिला है, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर नोबेल मिला है। ये याद रखिएगा इसमें। ठीक है, आखिरी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या है? एक क्रिप्टो वायर कंपनी है, क्रिप्टो वायर कंपनी ने इंडिया का पहला इंडेक्स जो है क्रिप्टो करेंसीज के पर IC 115 जो लॉन्च किया है। इंडेक्स के क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि हमारा सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स, ठीक है, जहाँ पर सभी कंपनी लिस्टेड हो जाती हैं, सभी कंपनियाँ लिस्टेड हो जाती हैं, शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी तक कोई भी इस तरह का सेंसेक्स नहीं था। तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर क्रिप्टो वायर ने IC 15 नाम की जो है वो एक इंडेक्स किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के लिए आपके पास है सेंसेक्स है, ठीक है, BSE NSE इसको हम बोलते हैं, NSE BSE, ठीक है। वहीं क्रिप्टो करेंसी के लिए आपके पास है IC 15। अब सवाल यहाँ पे आता है कि भैया ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और ये बाकी करेंसी से अलग क्यों है? देखिए क्रिप्टो करेंसी, देखिए कोई भी करेंसी जैसे कि हमारा नोट जो है वो नोट एक तरह का सर्टिफिकेट है। अगर आप अपने नोट को देखेंगे, चाहे 10 रुपये का नोट हो, चाहे 20 रुपये का नोट हो, 500 का हो, उसमें क्या लिखा होता है? मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और साइन किसकी होती है? RBI गवर्नर की। यानी कि वो सर्टिफिकेट है जिसको RBI ने बैक किया है कि आप इस सर्टिफिकेट को ले आकर सरकार से उस सर्टिफिकेट के मूल्य की चीज़ आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं करेंसी नोट कहते हैं। जो भी हर कंट्री अपना करेंसी रिलीज करती है और उसके पीछे उनका जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैक करता है, वो ऑथराइज करता है कि हाँ भैया हम इस करेंसी के पीछे हैं। क्रिप्टो करेंसी की कहानी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी का ऐसा कोई भी वो नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी माइनिंग होती है, माइनिंग में निकाले जाते हैं और सप्लाई और डिमांड के हिसाब से इनकी डिमांड बढ़ती है, घटती रहती है, ठीक है।
अगर हमारे देश में नोट की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे भारत सरकार नोट को छाप सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकते। सरकार छाप नहीं क्रिप्टो करेंसी बना नहीं सकती है, ये लिमिटेड है ये, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर सरकार किस तरह से कंट्रोल करना चाहे अपने लोगों को पैसे के मामले में, तो सरकार क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी बात है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। किस पे काम करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये समझिएगा इस बात को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये है ब्लॉक, ये है चेन, ये है ब्लॉक, है चेन। अब अभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी को पेमेंट किया, पैसा किया, तो जिस बैंक से हमने पेमेंट किया होगा उसके सर्वर में आ जाएगा, वहां पर चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई एक सर्वर नहीं है, यहाँ पे हजारों किस्म के सर्वर हैं, हजारों। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है। इसी तरह से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सबके पास अपना एक सर्वर है, और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर मान लो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास गई, ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से इस कोडिंग के माध्यम से सभी जगह पर आ जाती है। तो अब मान लो अगर आपको कुछ धांधली करनी है, कुछ ट्रांजैक्शन गायब करने हैं, कुछ चीज़ें नहीं बतानी है, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आप दुनिया के सभी कंप्यूटरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक तरह की ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक जगह पे बदलाव कर सकते हो, एक कंप्यूटर में बदलाव कर सकते हो, लाखों कंप्यूटर में बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है। सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो सरकार मिसयूज नहीं कर पाएगी, लोगों को तकलीफ नहीं सकती है। ये क्रिप्टो करेंसी का फायदा है इसके अंदर। और इसमें क्या होगा कि ट्रांजेक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है, किसको पैसा किसके पास गया, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी सबके पास रहेगी, तो करप्शन होने की संभावना कम रहती है। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसको किसी भी सेंट्रल बैंक ने बैक नहीं किया है। अगर कोई आपको कोई इथेरियम या बिटकॉइन देता है, लेकिन वो बंदा भाग जाता है या बिटकॉइन की वैल्यू कम हो रही है, तो कोई भी बैंक आकर आपको आपके पास जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू की चीज़ें नहीं देगा। तो किसी भी सरकार ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को बैक नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है। अगर कोई ट्रांजैक्शन में गड़बड़ होती है तो आप किसके पास जाओगे, कहाँ पे अपना दुखड़ा रहोगे, ऐसा कुछ भी प्रावधान अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। अभी बहुत शुरुआती दिनों में है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। भविष्य में ये किस तरह से चीज़ें आएंगी ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ही तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल 2022 के लिए अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और प्री प्लस मेंस का जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं वो आप 3,999 रुपये में ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।